हेलो एंड वेलकम टू इंडू BPSH। तो BPSC 141 गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का यूनिट नंबर 4 आज हम देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है स्वराज। तो 19th सेंचुरी की बात है, जब हमें पता है कि नेशनल आइडेंटिटी और नेशनलिज्म इंडिया में यहाँ पर उसकी ग्रोथ होना चालू हो चुकी थी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी और स्वामी विवेकानंद जी ने इंडिया के प्राइड को जगाने की शुरुआत की, ताकि हमें अपनी आइडेंटिटी पता चले, तभी से हम स्वराज के कॉन्सेप्ट को उभरता हुआ देख सकते हैं। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो दयानंद सरस्वती और ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने वेदों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वता दी, कि ताकि हमें पता चले कि आज के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं, हमारी हालत ऐसी नहीं थी। वेदों में हमारे पास्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम पहले के ज़माने में रहा करते थे, और इसी से उन्होंने इंडियन मिडिल क्लास को एजुकेट करना शुरू किया। उसके बाद 1909 में हमें पता है कि गांधी जी ने अपना एक पेपर लिखा, जिसका नाम था हिंद स्वराज, जहाँ पर गांधी जी ने स्वराज की स्पिरिट को प्रोपेगेट करने की कोशिश की। और गांधी जी के अकॉर्डिंग स्वराज को हम तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हमारे पास एक कलेक्टिव एफर्ट हो, ताकि हम एक ऐसा नेशन बनाएं जिससे कि हमारी जो परंपरा शुरू से चली आ रही है वो कंटिन्यू रहे। कुछ एसेंशियल रिफॉर्म्स हम सोसाइटी में करें और हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर पोजीशन पर रखें, ताकि स्वराज एक इंक्लूसिव कंसेप्ट बन सके, एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, सोशल और मॉरल एस्पेक्ट्स में भी, जहाँ पर अटमोस्ट नेसेसिटी ह्यूमन को एज अ परफेक्ट बीइंग बनाने पर दी जाती है, और ना कि दूसरों को गुलाम बनाने पर, जो कि ब्रिटिशर्स किया करते थे। अगर हम स्वराज की बात करते हैं तो स्वराज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गांधी जी के स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक आइडियाज में हमें दिखाई देती है, जहाँ पर अपनी कुछ राइटिंग्स और स्पीचेस एग्जाम्पल के रूप में हिंद स्वराज में भी गांधी जी स्वराज की बात करते हैं। गांधी जी स्वराज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा री इवेल्युएट करते हैं उस समय के भारत से। उन्होंने स्वराज को इस तरीके से यूज़ किया कि जो इंडियन लोगों की स्पिरिट है उसको रीअवेक हम कर सकें। जो भारतीय सो चुके हैं ब्रिटिशर्स के अंडर, उन्हें जगाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कैसे पहले के टाइम पे जो भारत, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पीछे भी हम भारतीय ही लोग थे, किसी और ने इसको सोने की चिड़िया नहीं बनाया था। तो ऐसे कर कर के गांधी जी ने जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है उसको री इवेल्युएट करना चालू किया। अकॉर्डिंग टू हिम, जो वर्ड स्वराज है वो एक पवित्र वर्ड है, सेक्रेड वर्ड है, एक वैदिक वर्ड है, जिसका मतलब है कि सेल्फ रूल और सेल्फ रेस्ट्रेंट। गांधी जी को लगता था कि नेशनल स्वराज हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम इंडिविजुअल स्वराज को अटेन करें, और इंडिविजुअल स्वराज तब तक अटेन नहीं किया जा सकता जब तक कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिविजुअल्स पर अपना कंट्रोल करके रखे हैं, ड्यू टू द स्लेव मेंटेलिटी। और इसी स्लेव मेंटेलिटी को हटाने के लिए, हर एक युवा, हर एक इंसान को जगाने के लिए, यहाँ पर गांधी जी ने धीरे धीरे अब स्वराज के आइडिया को हर एक एस्पेक्ट में प्रोपेगेट करना चालू किया, जिसमें पहले था पॉलिटिकल स्वराज। गांधी जी को लगता था कि एक नेशन, एक देश अच्छे से सरकार तभी चला सकता है जब उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड कंडीशंस लगे, और वो उसकी जो सत्ता है वो रहे लोगों के हाथ में। मतलब एक मेजॉरिटी जो विल है वो यहाँ पर सरकार के पास रहे, जहाँ पर लोग ये डिसाइड करें कि कौन हमारी सत्ता में आना चाहिए। उनका एसेंस ही स्वराज का यही था कि पावर मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। उनका ये एम था कि हमें एक ऐसी डेमोक्रेटिक स्टेट को एस्टैब्लिश करना है बेस्ड ऑन दी मॉरल अथॉरिटी, जहाँ पर जो लोग हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पर उनके लिए काम करें। क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हमने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर भी दिया, अगर हमने पावर को शेयर नहीं किया, तब वो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं, इससे बढ़िया तो तानाशाही ही सही है। तो इसी वजह से हम ये देख सकते हैं कि गांधी जी को यहाँ पर हम अगर समझने की कोशिश करें तो गांधी जी विल ऑफ द पीपल या मेजॉरिटी रूल पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये इन्होंने आइडिया लिया था अब्राहम लिंकन के डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। मतलब लोगों की सरकार होती है, सरकार लोगों के द्वारा चलाई जाती है, और लोगों के द्वारा सरकार जो चलाई जाती है वो लोगों के लिए काम करती है। ये होता है असली एसेंस डेमोक्रेसी का, और गांधी जी इसी के सबसे बड़े यहाँ पर एडवोकेट बनते हैं। गांधी जी ये बताते हैं कि कैसे अगर हमने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया तो इंडिविजुअल लिबर्टी यहाँ पर सबसे पहला हमें एक्शन लेना चाहिए,
और जिसको हमें फियर्सली प्रोटेक्ट भी करके रखना चाहिए, जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिविजुअल से उनकी लिबर्टी है वो छीन ली है। गांधी जी एक ऐसी डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन बनाना चाहते थे स्वराज के कॉन्सेप्ट की, जहां पर जो सरकार है पूरे देश की वो मेजॉरिटी विल ऑफ द पीपल से चले, बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज। जो लोग यहाँ पर इलेक्ट होके आते हैं स्वराज गवर्नमेंट में, उन्हें लोगों के लिए काम करना चाहिए एज अ मैनुअल लेबर, ताकि लोगों को ये पता रहे कि इन्हीं लोगों ने हमें चुन के भेजा है और हमने अगर इनके लिए काम नहीं किया तो ये हमें सत्ता से भी बाहर कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो कि गांधी जी ने हमें दिया था। उसके बाद गांधी जी किस तरीके की सरकार होगी हमें इसके बारे में भी बताते हैं। गांधी जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यही स्वराज के कंसेप्ट का एक इमीडिएट गोल होता है। उनके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी रूल से चलती है और इस एक्सटेंट तक चलती है कि जो सोशल विल है उसको हम अच्छे से एक्सप्रेस करके रख सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऐसा हो गवर्नमेंट में कि जहाँ जो इंडिविजुअल है उसको मैक्सिमम फ्रीडम मिले थॉट की, एक्सप्रेशन की, और वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी यहाँ पर अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। तो ये होता है गांधी जी का मतलब पॉलिटिकल स्वराज से। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्वराज की। तो गांधी जी को लगता था कि जो इंडिया है उसने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल तो खो दिया, और पॉलिटिकल कंट्रोल इसलिए खो दिया क्योंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को ही खो दिया। तो गांधी जी जो अपना हिंद स्वराज लिखते हैं उसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसका नाम है वाई वॉज इंडिया लॉस्ट। अब वाई वॉज इंडिया लॉस्ट में ये चैप्टर में गांधी जी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारतीयों ने भारत को खो दिया जैसे ही उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया और उनके गुलाम बन के रह गए। तो ये जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है स्वराज का, गांधी जी को लगता था कि अगर हमने पॉलिटिकल स्वराज तो हासिल कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन जब तक हम इकोनॉमिक स्वराज को अटेन नहीं करते तब तक ये पॉलिटिकल स्वराज भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ पैसे से चलती है और पैसा किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी होता है। अगर पैसा सरकार के हाथ में रहेगा, भारतीयों के हाथ में रहेगा, तो भारतीयों को पता होगा कि कैसे किस सेक्टर में अपने कितना पैसा खर्च करना है और उस हिसाब से वो अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। तो यही एक ब्रीफ आइडिया था गांधी जी के इकोनॉमिक स्वराज का, जिसमें सबसे पहले गांधी जी बात करते हैं ग्राम स्वराज या विलेज डिसेंट्रलाइजेशन की, जहाँ पर गांधी जी हर एक विलेज को एक सेल्फ रिलायंट यूनिट की तरह देखते हैं, एक आत्मनिर्भर यूनिट की तरह देखते हैं। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करनी चाहिए और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे ही हम अपनी इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करते हैं तो इससे होगा क्या कि लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रियल क्लास में होता है, मतलब इंडस्ट्रीज में किया जाता है कैपिटलिस्ट क्लास द्वारा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। और भ्रष्टाचार जो सेंट्रलाइजेशन में सबसे ज़्यादा होता है वो भी जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके ज़रिए हम इसको कम कर सकते हैं। गांधी जी को ये बिलीव था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि डिसेंट्रलाइजेशन हमने कर दिया स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स का, तो इससे जो विलेज हैं हर एक विलेज को अपना एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, अच्छे खासे उनके पास पैसे आ सकते हैं। हर एक घर में अगर एक इंडस्ट्री है तो आराम से वो घर चल सकता है, बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड एंड लेबर। अच्छी खासी कॉटेज इंडस्ट्रीज विलेज में डेवलप हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है। कमोडिटीज़ जो वहाँ पे मिलेंगी वो चीप लेबर पे यहाँ पर प्रोड्यूस की जा सकती हैं, और कोई भी सेपरेट इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम लगेंगे क्योंकि सारा कुछ गांव में ही प्रोवाइडेड किया जाएगा। स्टोरेज की भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो प्रोड्यूस होगा वो गांव में यूज़ कर लिया जाएगा। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज पर लगती है वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो गांव के इर्द गिर्द ही रहेंगी और किसी को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। और वहीं अगर हम इन कॉटेज इंडस्ट्रीज का इंटीग्रेशन गठबंधन कर देते हैं एग्रीकल्चर के साथ, तो सबके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि जो फार्मर्स ऑफ सीजन खाली बैठे रहते हैं उन्हें भी काम मिल जाएगा और अच्छी खासी उनकी एनर्जी भी यूटिलाइज हो जाएगी, जिससे विलेज अच्छा खासा एक सेल्फ रिलायंट यूनिट की तरह अपने देश की डेवलपमेंट में अपना जो है योगदान दे सकता है। ये था गांधी जी का कंसेप्शन विलेज डिसेंट्रलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं स्वदेशी एंड खादी की। तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था खादी का,
वो लोकल प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, क्योंकि गांधी जी का जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था वो इसी पर बेस्ड था कि हम ही सब कुछ प्रोड्यूस करेंगे, भले ही वो इंफीरियर ग्रेड का हो और दूसरों से ज़्यादा महंगा भी हो, लेकिन हमें यूज़ अपनी ही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का करना है ताकि हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसके बाद हमें गांधी जी बताते हैं कि गांधी जी का जो स्वराज का मॉडल था स्वदेशी का, वो ये नहीं था कि सारे ही फॉरेन गुड्स को हम रिजेक्ट कर दें क्योंकि वो फॉरेन ओरिजिन के, ऐसा नहीं। भले ही हम उन पे अपने सारे पैसे वेस्ट कर दें, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन हमें प्रमोशन करना है अपनी कंट्री में बने हुए गुड्स के, जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उनका, ताकि जो फॉरेन गुड्स हैं जिन पर ज़्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जो हमारे लिए सूट नहीं कर रहे हैं, वो तो कम हो, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हमारे देश में बन सकते हैं वो हमें दूसरों से इंपोर्ट ना करने पड़े, हम खुद ही इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर बन जाएं कि हम ही उन्हें प्रोड्यूस करें और हम ही उन्हें यूज़ करें। और एक हेल्दी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का और एक कोट जो कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का देशों के बीच में, वो भी कम हो सकता है इसके ज़रिए। तो ये होता है यहाँ पर गांधी जी का कॉन्सेप्ट स्वदेशी और खादी का। और उसके बाद गांधी जी अगर हम देखें इनके थॉट में, तो हमें ये पता चलता है कि गांधी जी को एक अच्छा खासा टूल मिल गया यहाँ पर भारतीयों को जगाने के लिए, जो कि था खादी। खादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी यहाँ पर एक प्रिंसिपल बनता है स्वदेशी के मूवमेंट के लिए, जिससे कि अगर हमने इसने सोसाइटी में अब अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तब अच्छे से जो सोसाइटी है वो काम कर सकती है। और इससे गांधी जी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस खादी इंडस्ट्री को देते हैं, क्योंकि खादी को एज अ सिंबल ऑफ इंडियन ह्यूमैनिटी भी हम शो कर सकते हैं कि पहले के ज़माने में भी जो हम सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे वो हम खुद ही बनाते थे, बाहर से इम्पोर्ट नहीं करते थे। और इससे हमारे देश में इकोनॉमिक फ्रीडम आएगी, हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो ब्रिटिश सरकार पे हुआ करती थी वो भी कम होगी, और धीरे धीरे इस स्लेव मेंटेलिटी से हमारे लोग भी बाहर आ पाएंगे, और अल्टीमेटली स्वराज को हम यहाँ पर अटेन करके रख सकते हैं, जहाँ पर चरखे को सबसे बड़ा एक सिंबल बनाया जाता है नॉन वायलेंस का। तो अब हम बात करते हैं गांधी जी के द्वारा दिए गए ट्रस्टीशिप के इस कॉन्सेप्ट की। तो ट्रस्टीशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है ये गांधी जी अपने इकोनॉमिक स्वराज में देते हैं, और गांधी जी इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्वराज है उसका मतलब ये नहीं कि हमने अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया, बल्कि ये है कि हमें एक समानवाद जो समाज है उसकी स्थापना करनी है, मतलब एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करनी है, जो एक फर्दर कॉज हो सकता है डेमोक्रेसी का। क्योंकि गांधी जी जो थे वो इस आइडिया के खिलाफ थे कि हमें जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं वो कुछ चंद लोगों के हाथ में देने चाहिए, क्योंकि जो रिच होता है अगर उसके सारे रिसोर्सेज उसके पास आ गए तो वो जो पुअर है उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है, उन रिसोर्सेज को यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कराएगा और गरीबों को बहुत ही कम धन देगा। तो ये आइडिया जो था ये गांधी जी इसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि अगर ट्रस्टीशिप के मॉडल पर अगर कोई अमीर बंदा चलता है तो उसे जो भी उसके सारे रिसोर्सेज हैं, जो सोसाइटी में रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, वो उसका एक ट्रस्टी बने। ये नहीं कि वो सारे रिसोर्सेज को अपने पास एक्यूमुलेट करके रख ले, नहीं, ये नहीं करना, बल्कि उन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करना है डाउन ट्रोडन लोगों के वेलफेयर के लिए, गरीब लोगों, जो गरीब तबका है उसके वेलफेयर के लिए इसे ये यूज़ करना है। और ट्रस्टीशिप में हमें एक तरीका भी बताया जाता है कि कैसे एक कैपिटलिस्ट जो ऑर्डर है सोसाइटी का उसे हम कैसे एक इगैलिटेरियन सोसाइटी में ला सकते हैं। और यही पूरा ट्रस्टीशिप का मॉडल भी रहता है, जहाँ पर जो कैपिटलिज्म है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि जो ओनर जो प्रोड्यूसर क्लास है उसे एक चांस दिया जाता है अपने आप को प्रमोट करने का, जब ये रिच लोग यहाँ पर इनके रिसोर्सेज के ट्रस्टी बनते हैं और इनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ताकि ये लोग भी यहाँ पर समान रूप से डेवलप कर सके अपने आप को, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके और ये अच्छे से यहाँ पर रह सकें। उसके बाद ये इनका फेथ रहता है कि यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए, और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है भी तो वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ की जानी चाहिए। उसके बाद जो मिनिमम लिविंग वेज है वो भी सोसाइटी द्वारा ही फिक्स की जाएगी, और इस प्रोपोर्शन में फिक्स की जाएगी कि एक सोसाइटी में अगर कोई बंदा मैक्सिमम जिसकी इनकम है, ठीक है, एक तबका ऐसा होगा जिसकी मैक्सिमम इनकम थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से मिनिमम वेज लोगों की तय की जाएगी, और ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं सोसाइटी में ये रीज़नेबल होंगी, इक्विटेबल होंगी, और टाइम टू टाइम ये वेरी कर सकती हैं जैसे जैसे हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ता है।
आगे आते हैं ब्रेड एंड लेबर के कॉन्सेप्ट पे। तो ब्रेड एंड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था सबसे पहली बार टीएम बॉन्डरेफ ने। उसके बाद रस्किन और टॉल्स्टॉय नाम के जो स्कॉलर्स हैं इसको आगे जाकर प्रमोट करते हैं। इस लॉ में ये कहा जाता है कि द मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड यानी लाइवलीहुड बाय हिज ओन लेबर। मतलब जो एक बंदा है, एक इंसान है, वो खुद काम करे और खुद ही उससे पैसा कमाए। इससे होगा क्या कि अगर सभी इंसान ऐसा लेबर करने लगेंगे अपनी ब्रेड के लिए, तो इतना इनफ फूड, इनफ क्लोथिंग होगी सभी के लिए, ताकि वो एक स्वस्थ और एक अच्छी खासी खुश जिंदगी जी सके बिना किसी प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज के, और कोई भी बीमारी या अराजकता नहीं फैल सकती। ये होता है ब्रेड एंड लेबर का कॉन्सेप्ट, और गांधी जी इस ब्रेड एंड लेबर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। उसके बाद गांधी जी इकोनॉमिक स्वराज में ये भी कहते हैं कि हमें सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं अगर वो अपनी इच्छाओं पर काबू रखते हैं तो वो अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ एक इंसान में डिज़ायर आनी चालू हो गई तो उसके मन में लालच आनी चालू हो गई। लालच जैसे ही आई तो दूसरे के रिसोर्सेज पर उसकी नज़र पड़ेगी और उन रिसोर्सेज को हथियाने के लिए वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है। ये मानना था गांधी जी का, और इसीलिए गांधी जी सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करने की बात करते हैं और अपनी वांट्स को रेस्ट्रेन करने की बात करते हैं एक लिमिट तक। आगे हम बात करते हैं सोशल स्वराज की। तो सोशल स्वराज में गांधी जी कहते हैं कि हमें एक ऐसा सोशल एग्जिस्टेंस चाहिए जहाँ पर एक इंडिविजुअल को इक्वालिटी की नज़र से देखा जाए, ना कि उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और ना ही उसका कोई ऐसा रेजिडेंस हो। सबको एक इक्वल सोशल स्टेटस बने, सबको इक्वल स्टेटस की तरह यहाँ पर सबको ट्रीट किया जाए इक्वालिटी के साथ। तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हम कर सकते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। इससे हम ये देख सकते हैं कि सोसाइटी को इंटीग्रेट यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है, और किसी भी आर्टिफिशियल मैंडेट और कोई भी ऐसा फालतू का जो डिस्टिंक्शन है सोसाइटी में, वो हमें नहीं बनाना चाहिए। और ये सोसाइटी इस तरीके से काम करेगी कि ताकि अच्छे से लोग जो हैं वो अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकें by having the spirit of social equality, equality of status, and equal dignity for all the members, irrespective of their natural and mandate distinctions। ये होता है हमारा सोशल स्वराज। अब हम बात करते हैं सोशल स्वराज, स्वराज एज सेल्फ कंट्रोल की। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो स्वराज है उसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल। जब एक पर्सन सेल्फ कंट्रोल को पा लेता है, जब वो मोरालिटी के रूल्स को अवॉइड करना चालू करता है, जब वो किसी के साथ चीट नहीं करता और जो सच है वो बोलने लगता है, अपनी सारी ड्यूटीज़ वो अच्छे से निभाता है। अगर वो एक यहाँ पर बेटा है बेटी है तो अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी सी ड्यूटी निभाए। उसके बाद अगर वो एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए अच्छी ड्यूटी निभाए। अगर वो एक सर्वेंट है तो अपने मास्टर के लिए अच्छे से ड्यूटी निभाए, और वही नेबर्स अपने नेबर्स के लिए अच्छे से ड्यूटी निभाए। तो हम यहाँ पर अच्छे समाज की स्थापना जो है वो कर सकते हैं। और एक मैन तभी ऐसा कर सकता है जब वो डे टू डे बेसिस पर इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करे। और उसके बाद अगर एक मैन ऐसा स्वराजिस्ट बनता है तो धीरे धीरे जो नेशन है वो भी स्वराज बनने की ओर चला जाता है, जैसे जैसे अच्छे जो सिटीजन्स हैं वो समाज में आने लगते हैं। वहीं अगर एक इंडिविजुअल स्वराजिस्ट है, मतलब एक सिंगल इंसान है, तो वो उसे 11 वोज की बातें बताते हैं, जहाँ पर इन 11 तरीके के यहाँ पर जो वोज है, जो प्रण है, वो यहाँ पर उसे दिलाए जाते हैं। जैसे कि वो हमेशा सच बोलेगा और कभी भी हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, कोई भी उसका पास कोई प्राइवेट पोजेशन नहीं होना चाहिए, वर्जिन होना चाहिए, मैनुअल लेबर की तरह काम करे, स्वदेशी रहे, सभी रिलीजन्स को अच्छे से रिस्पेक्ट करे, अनटचेबिलिटी से बचे और फियरलेसनेस के साथ अपना काम करें, और कोई भी ज़्यादा इंडल्जेंस ना हो उसके खाने वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सेल्फ कंट्रोल से भी स्वराज को अटेन कर सकते हैं। उसके बाद गांधी जी हमें फ्रीडम के बारे में बताते हैं कि जो फ्रीडम है उसका मतलब भी होता है सेल्फ कंट्रोल, जहाँ पर एक इंसान अपने आप पर कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो एक फियरलेस इंसान बन सके, जो कि एक रेगुलर और रिगरस डिसिप्लिन के साथ रोज़मर्रा की जो भी सारी चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करे, सेल्फ प्यूरिफिकेशन पे ध्यान दे, सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान दे। और ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट डे टू डे जो सोसाइटी के अफेयर्स चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट से हो, और तभी एक इंडिविजुअल जो है वो सस्टेन कर सकता है और जो सेल्वेशन और जो मोक्ष है उसको वो मिल सकता है। यही सारी चीज़ें बाद में भी गांधी जी यहाँ पर हमें बताने की कोशिश करते हैं, और ये सब इन्हीं का जो रिपीटेशन है वो है। तो यही हमारा खत्म होता है पूरा यूनिट। थैंक यू सो मच।